तो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर जो कि इंग्लिश का होने वाला है ये बताऊंगा, और सारे क्वेश्चन को बच्चों मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। ये पेपर्स बच्चों आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आपको टोटल 7 से 8 पेपर कराऊंगा बच्चों, जहां कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होगा। मैं आपको शुरू से लेके एंड तक सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, और एक एक चीज समझाऊंगा। इन 7-8 पेपर के साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज भी लाने वाला हूं, जहां मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है, तभी आप हमारे सारे वीडियोस का फायदा उठा पाओगे। इस 60 नंबर में से 50+ नंबर बच्चों में आप सबके पक्के कर दूंगा। आप सबको बच्चों एक दिक्कत होती होगी कि इंग्लिश समझ नहीं आता है, इंग्लिश के क्वेश्चन हमें याद नहीं होते हैं। तो बच्चों टेंशन फ्री हो जाओ, मैं एक एक चीज बच्चों आपको समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा ये चीजें कि आप गलती बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और ये 7 से 8 पेपर अगर आप कर लेते हो और इसी को याद कर लेते हो, जिसको हम कहते हैं रट्टा मारना, अगर आप इनको रट्टा भी मार लोगे ना बच्चों, तो आपके सारे मार्क्स मिल जाएंगे, आपके 50+ मार्क्स आ जाएंगे बच्चों। तो ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बच्चों पूरा सपोर्ट करूंगा, सारे पेपर आपको कराऊंगा। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद सारी वीडियोस को देख लेना है। इसके बाद बच्चों मैं साइंस भी कराऊंगा, हिंदी भी कराऊंगा, संस्कृत भी कराऊंगा, और भाई उसके बाद हिंदी भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, सोशल साइंस भी है, मैथ्स भी है। हर एक सैंपल पेपर बच्चों 7 से 8 पेपर मैं आपको करवाऊंगा, और ये सब बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज आप हमारे फैमिली का मेंबर बन जाओ। और मेंबर का क्या फायदा होता है बच्चों कि भाई मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको सीखना है और सारे मार्क्स आपको लेने हैं। इस साल का एग्जाम बच्चों आपका बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मैं पीछे खड़ा हूं आपका सपोर्ट करने के लिए। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे कि आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का, और टोटल 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है। वहीं आपके 4 सेक्शन होंगे बच्चों। सेक्शन ए जो कि रीडिंग का होगा, सेक्शन बी जो कि राइटिंग का होगा, सेक्शन सी जो कि ग्रामर का होगा, सेक्शन डी जो कि लिटरेचर का होगा। ये भाई सेक्शन 16 मार्क्स का, ये 12 मार्क्स का, ये 14 मार्क्स का, ये 18 मार्क्स का। और भाई सारे क्वेश्चन बच्चों हमें करने हैं। तो चलो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ही अपने सेक्शन ए पे हम पहुंच जाते हैं। ए स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है बच्चों, पैसेज। ठीक है, पैसेज पढ़ के हमारे पास 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो बच्चों मैंने आपको एक रूल बता रखा है। रूल क्या है बच्चों, पैसेज पढ़ने से पहले हमें उनके क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है चीजें कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन होगा, और भाई क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है। क्वेश्चन दिमाग में रहता है तो पैराग्राफ पे अगर हम पढ़ते हैं ना, तो वो हमें आंसर उनके मिलते ही जाते हैं। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं आपको पहले। What was the name of the old couple dog? भाई ओल्ड कपल के डॉग का क्या नाम था? ना मुझे पता है ना आपको पता है। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है। What material was the dog's cushion made of? भाई जो डॉग है उसकी जो तकिया था, जो पिलो था या तकिया था, वो किससे बना हुआ था, या कुशन था वो किस चीज से बना हुआ था, तो ये बताना है। ये भी आपको ना मेरे को किसी को भी नहीं पता। आगे, How did the old man treat white heron that followed him? भाई आप ओल्ड मैन को किस तरीके से समझते थे, और व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लिविंग क्रिएचर्स। अब भाई जो ओल्ड मैन का एटीट्यूड या नेचर कैसा था, किस पे भाई, जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे डॉग्स हो गए, फिश हो गए, कैट्स हो गए, उनके तरफ इसका एटीट्यूड कैसा था, किस तरह का व्यवहार था। अगला है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू एवरी डे, और भाई ओल्ड मैन रोज क्या करता था। भाई इन 5 क्वेश्चन के हमें आंसर तो भाई बिल्कुल भी नहीं मालूम। जैसा कि आपको पता है कि हमें आंसर किसी का मालूम है बच्चों, नहीं। लेकिन अब जब पैराग्राफ पढ़ेंगे ना हमें, तो हमें भाई हर एक का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ बच्चों, मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो भाई बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनना है आपको। ठीक है, आराम से सुनना, और बिल्कुल भाई टेंशन मत लेना, बड़ा मजा आने वाला है आपको। इस पेपर को करवाऊंगा मैं, बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं।
इन द गुड गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमियोस, मतलब डेमियोस के पुराने दिनों में, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। अब कहा गया बच्चों कि डेमियो एक जगह का नाम है। वहां पुराने दिनों में ना एक कपल रहते थे, ओल्ड कपल यानी पति पत्नी रहते थे, जिनका एक पेट डॉग था, पालतू जानवर था। वो था डॉग, छोटा सा बच्चा था डॉग का, एक तरीके से हम पिल्ला भी कह सकते हैं। हैविंग नो चिल्ड्रन, भाई उनके बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो डॉग को पालते थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। और भाई सोचो, वो कुत्ता होने के बावजूद वो दोनों कपल इस कुत्ते को ऐसा प्यार करते थे कि जैसे कि मेरा बच्चा ही है ये। द ओल्ड डे मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रैप। अब बच्चों क्या बोला गया, जो बूढ़ी महिला थी, डैम का मतलब होता है महिला, तो जो बूढ़ी महिला थी उसने क्वेश्चन बनाया, एक तकिया बनाया, किस चीज का, ब्लू क्रैप का। अब बच्चों आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन किस चीज से बना हुआ था तकिया, तो वो बच्चों ब्लू क्रैप से बना हुआ था। देखा, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा तो किस तरीके से हमने इसका आंसर ढूंढ दिया, तो इस तरीके से बच्चों हम आंसर ढूंढते हैं। तो एक का तो हमें आंसर मिल गया कि ब्लू क्रैप वाला। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एंड एट मील टाइम मूको, मूको फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सीट ऑन इट्स स्नग एज एनी कैट। अब भाई हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डॉग का क्या नाम है, तो भाई डॉग का तो मूको नाम था। दो क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गया भाई एज इट इज। जो भाई किसी भी कैट की तरह उस पे जो क्वेश्चन था उस पे बैठ जाता था या बैठ जाती थी। तो बच्चों इस अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें यह बोला गया है कि डेमियोस के पुराने दिनों में ना एक कपल होते हैं जिनका कोई भी बच्चा नहीं होता, तो वो एक ना कुत्ते को पालते हैं। कुत्ते को इतना प्यार करते हैं जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा होता है। इसी वजह से जो ओल्ड वुमन होती है ना, वो भाई कुत्ते के लिए ना एक वो बनाती है, तकिया बनाती है, कुशन बनाती है। किस चीज से, ब्लू क्रैप से। ठीक है, नदियों में मिलता है ब्लू क्रैप, उससे बनाती है। और भाई जो कुत्ते का नाम होता है क्या होता है, मूको। अरे डोरेमोन वाला मूको नहीं, मूको कुत्ते का नाम होता है। क्या पता जियान का ही मूको हो ये। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ tidbits फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। अब बच्चों कहा गया है यहाँ पे जो पीपल्स होते हैं ना वहाँ पे टिडबिट्स का मतलब होता है बच्चों छोटे छोटे टुकड़े। किस चीज़ के, फिश के। तो भाई वहाँ के जो बंदे होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े फिश के अपने चॉपस्टिक से कुत्ते को खिला देते हैं। और भाई कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि उबले हुए चावल भी उसको खिला दिया करते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like being a soul। भाई वो एक आत्मा, मतलब जो क्रिएचर बोल नहीं पाता है उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करते थे जैसे कि एक आत्मा हो। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर। आज ओल्ड मैन होता है ना भाई, वो राइस उगाता है, राइस फार्मर है। तो बच्चों आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर चल गया होगा ना पता, कि जो ओल्ड मैन होता है वो दिन भर करता क्या है, तो भाई वो राइस फील्ड में जाता होगा या राइस का फार्मिंग करता है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। Went daily with hoe और spade into the fields। अब भाई हो और स्पेड के साथ वो फील्ड में जाता है। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटे सामा। अब भाई कह रहा है कि भाई वो दिन भर मेहनत करता था, कब तक, जब तक सन, ओ टेंटो सामा का मतलब होता है बच्चों सन, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। जब तक भाई सूरज डूब ना जाए, मतलब जब सूरज निकलता है तब से वो काम करना शुरू करता है, और जब सूरज अस्त हो जाता है तब तक वो अपने फील्ड में काम करता ही रहता है। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। और भाई रोज, हर दिन जो डॉग होता है ना वो उसको फॉलो करता ही रहता है। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ द वर्ल्ड ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। अब भाई जो वाइट हेरोन होता है उसको भाई बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ये वो भी एक जानवर होता है बच्चों, उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता और उसके फुट स्टेप पे चलता रहता है। और भाई जो वर्म्स होते हैं, जो केचुए होते हैं, उनको ढूंढने में मदद करता है। अब बच्चों केचुआ किस चीज़ में काम आता है, पहला तो बच्चों केचुए से हम मछलियाँ पकड़ सकते हैं। दूसरा, जो फार्मिंग फील्ड होती है, जैसे खेत होते हैं, खेत को उपजाऊ बनाने में ना जो केचुआ ना भाई बहुत बड़ा रोल अदा करता है। केचुआ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग। अब बच्चों जो बुढ़ा था, जो ओल्ड मैन था, वो भाई पेशेंट था, काइंड था हर एक चीज के लिए, मतलब बहुत अच्छा बंदा था, धैर्यवान था, दयालु था। दैट हैड लाइफ, जिसके पास लाइफ है, हर जानवर के लिए, मतलब हर क्रिएचर के लिए वो काफी अच्छा बंदा था। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू बर्ड्स। और वो भाई कभी कभी बर्ड्स को भी खाना दिया करता था।
तो भाई यहाँ से हमारा पैराग्राफ पूरा ही खत्म हो जाता है। बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं आपको थोड़ा बहुत और समझा देता हूँ इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो डेमियस के पुराने दिनों में ना एक कपल होते हैं जिनके पास कोई भी बच्चा नहीं होता, तो एक डॉग को पालते हैं। डॉग को वो अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तो भाई उस डॉग का नाम होता है मूको। अब भाई मूको के लिए जो ओल्ड वुमन होती है ना, वो एक क्वेश्चन बनाती है, एक तकिया बनाती है। किस चीज़ का? ब्लू क्रैब का। और भाई जो वहाँ के लोग होते हैं ना, वो भाई इतना प्यार करते हैं मूको से कि वो भाई अपने खाने में से छोटे छोटे जो मछलियों के टुकड़े होते हैं ना, वो मूको को दे देते हैं और बोलते हैं कि लो हमारे पास राइस भी है, तुम ये ले लो। भाई ये दर्शाता है कि भाई वो ना बोलने वाला क्रिएचर भी एक ह्यूमन की तरह ही लव किया जा रहा है। अब भाई जो ओल्ड मैन होता है ना, वो एक फार्मर होता है। किस चीज़ का? वो राइस उगाता है। वो भाई अपने जानवरों के साथ रोज जाता है मॉर्निंग में जब सूर्य निकलता है, और तब तक वहाँ काम करता रहता है जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए। रोज भाई वो डॉग होता है, वो उसको फॉलो करता है, रोज साथ में जाता है। और भाई उसके पास ना एक वाइट हेरोन भी होता है, लेकिन उस वाइट हेरोन को जो कुत्ता होता है वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये भाई एक तरीके से बहुत अच्छा चीज दर्शाता है। और भाई जो ओल्ड फेलो होता है, ओल्ड मैन होता है, वो बहुत दयालु बंदा होता है। ठीक है बच्चों, जो भाई ओल्ड मैन होता है वो दयालु होता है, और जो बर्ड्स होते हैं ना उनके लिए भी खाना बनाता है। यहाँ से बच्चों हमारा पैराग्राफ खत्म हो जाता है। अब बच्चों बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब बच्चों हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओल्ड कपल्स डॉग। अब बच्चों जो ओल्ड कपल्स होते हैं इनके डॉग का क्या नाम है? चलो बताओ। मोमो? अरे मोमो मोमोस थोड़ी होगा। कीको रिको? अरे कीको रिको नहीं, सबको पता चल गया जियान का कुत्ता जो कि है मूको। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने कहा था कि आप जब क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो आपको पैराग्राफ में आंसर बहुत जल्दी मिलेंगे। अब देखो कितने आसानी से आप सबने बोल दिया होगा कि मूको नाम है, मूको नाम है। तो भाई ये होती है पढ़ाई। इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे ना तो भाई आपको बहुत आसानी होगी। वट मटेरियल वॉज द डॉग कुशन मेड ऑफ। अब भाई डॉग का जो तकिया था, कुशन था, वो किस किस तरीके से बना था, किस चीज से बना था? तो भाई पहले तो आप कमेंट करो, कमेंट करके बताओ मुझे किस चीज से बना हुआ था। जिस जिस बच्चे ने ब्लू क्रैप लिखा है भाई उसको तो एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? एग्जाम में 50 मार्क्स। किसमें से? 60 में से 50 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि भाई आपकी जो सुनने की शक्ति है वो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द ओल्ड मैन ट्रीट द वाइट हेरोन दैट फॉलोड हिम। अब भाई जो ओल्ड मैन होता है ना, वो वाइट हेरोन को कैसे ट्रीट करता है जो कि उसे रोज फॉलो करती है, मतलब रोज साथ में जाती है। तो भाई क्या लिखेंगे? ही स्केर्ड इट अवे, ही इग्नोर्ड इट, ही फेड इट बाय टर्निंग अप सोर्स टू रिवील वॉर्म्स, ही चेज्ड इट ऑफ। अब बच्चों अब आपको मैंने ना एक चीज नहीं बताया, जो ये वाइट हेरोन है ना एक तरीके का ना बर्ड होता है। आपको पता है कि जो डॉग्स होते हैं वो बर्ड को कितनी जल्दी मारते हैं। ठीक है, तो भाई वो क्या करता था कि ही स्केर्ड इट अवे, भाई वो उसको डराता नहीं था, ना ही इग्नोर करता था, वो भाई उसको खाना खिलाता था। सोर्स कि भाई जो वॉर्म्स होते हैं ना उसको निकालने के लिए भाई उसको खाना खिलाया करता था। ठीक है, ये हम लिख देंगे। अगला देखें बच्चों, What was the old man's attitude towards living creature। भाई उसका एटीट्यूड कैसा था लिविंग क्रिएचर, जो भाई जिसके पास लाइफ है। तो अगर बच्चों हम ऊपर जाके देखते हैं तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है पेशेंट एंड काइंड। भाई वो पेशेंट और काइंड बंदा था, भाई बहुत प्यारा बंदा था वो। तो देखेंगे ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है पेशेंट, तो ही वॉज इनडिफरेंट। यार इनडिफरेंट तो बिल्कुल नहीं था। इम्पेशेंट कहाँ था? फियरफुल नहीं था भाई। ही वॉज काइंड एंड पेशेंट। बच्चों ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं कि आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे कि सर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। भाई आप सबकी उत्सुकता को मैं समझता हूं। मुझे मालूम है कि आप सब भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हो, अच्छे से एग्जाम दोगे, बहुत ही अच्छा एग्जाम दे के आओगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू एवरी डे। भाई जो ओल्ड मैन है ना भाई रोज क्या करता है भाई? तो भाई आपको जैसा पता होगा कि रोज क्या करता था वो, सुबह सन निकलने के बाद और सन जब तक अस्त ना हो जाए या रात ना हो जाए तब तक वो अपने राइस फील्ड में होता था, राइस की फार्मिंग करता था। तो भाई इसमें पहला ऑप्शन है कारपेंटर था, मार्केट जाता था, खाना बनाता था, वर्क इन राइस फील्ड। तो बच्चों ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन ही हमारे गलत होंगे। ठीक है बच्चों, यहां से आपके 5 मार्क्स पक्के हो गए। मैं जानता हूं बच्चों आप सबने काफी अच्छे तरीके से ये चीज पढ़ी होगी। और बच्चों एक चीज और बता दूं आपको, इस सेम पैराग्राफ का आने का चांस 95% है आपका। एग्जाम में सेम ही आ सकता है आपका।
ठीक है, तो भाई आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना है। मैं आपको बहुत प्यार से और आराम से समझाऊंगा हर एक चीज को, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों सॉरी बंदो बोल दिया, अरे बंदो तो है ही यार, लड़कियों भी हो, सॉरी भाई। अब देखते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस, एक सेकंड बच्चों इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। On the basis of the information provided in the poster given below, answer the following question। कहा गया बच्चों, हमें एक पोस्टर दिया गया है। अब पोस्टर में भाई हमें देखना है पोस्टर को और बताना है हमें कि यार क्या क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तो भाई पोस्टर को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ भाई, मैं आपको एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जो चीज छोड़ने वाली होगी मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और ऐसे ही आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। तो देखो बच्चों, हमारे यहाँ पे क्या बताया गया है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी कार्ब्स के बारे में, कि भाई कुछ जो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट वो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं हमारे हेल्दी कार्ब्स भी होते हैं। तो भाई हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, तो देखेंगे बच्चों, जो कार्ब्स होते हैं बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 50 to 60% ऑफ टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। और हमारी बॉडी में बच्चों इतने, क्या बोला मैंने, हमारे बॉडी में जो 50 से, क्या बच्चों क्या बोला मैंने, जो 50 से 60% तक कार्बो होते हैं, जो कैलोरीज होती है वो हमारी किससे आती है, वो हमारी आती है बच्चों कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अब सोचो कैसे कैसे आ सकती है, अब देखना है हमें किस तरीके से। तो भाई ये हमारा ग्लाइसेमिक कंट्रोल करता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट ही हमारा क्या करता है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल करता है। सोचो बच्चों, अब अगला देखते हैं, एड्स इन वेट लॉस, प्रोवाइड्स सैटिएटी। भाई ये क्या करता है भाई, कुछ जगहों पे अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरीके से जानते हैं कि यार ये तो बहुत बेकार है, ये मोटा कर देता है, हम मोटे हो जाएंगे, यही चीजें दिखाता है कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन भाई अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स भाई यहाँ पे तो वेट लॉस भी कर रहा है, वेट लॉस में भी काम आ रहा है। तो सोचो अब वेट लॉस में कैसे कैसे हो जाएंगे, जैसे मिलेट्स हो गया आपका, लेग्यूमेंट्स हो गया, ये जितने भी ये हो गया ना बच्चों, ये मिलेट्स हो गया या तुम्हारे लेग्यूमेंट्स जैसे पीज हो गया, बीन्स हो गया, या फिर तुम्हारे दाल हो गए, ये सारे आपको वेट लॉस में भी काम आते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो ये सारे हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में ही। अगला है बच्चों, सपोर्ट्स ब्रेन हेल्थ एंड डाइजेस्टिव हेल्थ। अब बच्चों आपका जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि, अब 8th क्लास में हो, ठीक है, आपका जो पढ़ने की जो क्षमता होगी ना, याद करने की क्षमता होगी, वो बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन अगर आप कार्ब्स, अच्छे कार्ब्स आप खाते हो, हेल्दी कार्ब्स आप खाते हो, जैसे कि आप फ्रूट्स खा रहे हो, चुकंदर खा रहे हो, आप खीरा खा रहे हो, आप सलाद खा रहे हो खाने में, या हरी सब्जियां खा रहे हो, तो भाई ये आपका ना जो ब्रेन होता है, ब्रेन का हेल्थ काफ़ी अच्छा करता है, जिससे आपकी जो सोचने की शक्ति है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इससे आपका IQ लेवल भी बढ़ता है। मतलब आपको क्वेश्चन बहुत तेजी से समझ में आएंगे और आपको बड़ा मजा भी आएगा क्वेश्चन करने में। और डाइजेस्टिव हेल्थ, जैसे आपके जो पेट की बीमारियां, भाई सबसे बेकार होती है बच्चों पेट की बीमारियां। भाई कभी आपको लूज मोशन लग रहे हैं, कभी आपको गैस बन रहे हैं, कभी आपका खाना नहीं पचता, कभी कभी भाई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पेट से हो जाती हैं। लेकिन हम अगर हेल्दी कार्ब्स खाते हैं, फ्रूट्स या हरी सब्जियां हम खाते हैं, और खाने में हमेशा सलाद खाते हैं, तो भाई हमारा जो डाइजेस्टिव हेल्थ है ना वो भी 1 नंबर रहने वाला है। मोस्ट प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, डोंट फियर कार्ब्स, ईट द राइट वन। ठीक है बच्चों, कहा गया कि भाई कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट से डरो मत, सही कार्बोहाइड्रेट खाओ। अगला देखते हैं बच्चों, सोर्स ऑफ मतलब न्यूट्रिएंट्स। अब भाई ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स का भी सोर्स होता है। अब भाई फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे होल व्हीट, जैसे होल ग्रेन्स हो गए आपके, वो कह सकते हैं हम, होल व्हीट हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गया, होल व्हीट पास्ता हो गया। होल व्हीट का मतलब होता है बच्चों कि पूरा ही इसमें होल ग्रेन यूज हुआ है। अब बच्चों आपको पता है कि मैदा वाले ब्रेड कितने आते हैं, जो सफ़ेद ब्रेड होते हैं आपको मैदा वाले ब्रेड होते हैं, सस्ते भी आते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ब्रेड, ये सस्ते बिल्कुल भी नहीं आते बच्चों, ये थोड़े महंगे आते हैं। ठीक है, तो ये जो होल व्हीट आते हैं या होल ग्रेन्स आते हैं वो हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स के पार्ट होते हैं। अगला है प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट। अब बच्चों ये हमें प्रोटीन भी देता है, कैसे भाई, प्रोटीन हमारे, अगर हम ये सब खाते हैं इस समय प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आपने वो खाया होगा सोयाबीन। सोयाबीन भाई ऐसा एकमात्र ऐसा सब्जी है, या आपको होल व्हीट का है, जिसमें भाई इतना प्रोटीन होता है जितना चिकन में प्रोटीन नहीं होता। सोचो, बहुत प्रोटीन होता है आपके सोयाबीन में।
ठीक है। तो बच्चों ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल थे। आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम करते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोस्टर। भाई पोस्टर का मेन मैसेज क्या है आखिर। तो बच्चों अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों अवॉइड करने के लिए तो हमें बिल्कुल नहीं कहा गया है। हमें क्या बोला है, यहाँ देखो, डोंट फियर कार्ब्स, कि कार्ब से आपको डरना नहीं है, आपको सही कार्ब खाना है। तो बच्चों डोंट फियर कार्ब्स, ईट द राइट वन। हमारा बी ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब भाई बच्चों नीचे क्या बोला, कंज्यूम मोर फैट्स। अगर आप कंज्यूम करेंगे मोर फैट्स को तो हम मोटे हो जाएंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। तो भाई वेट लॉस होगा तो वही तो हमें खाना है। हमें भाई ईट मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमें डरना नहीं है, हमें राइट कार्बोहाइड्रेट्स खाना है। समझे बच्चों, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं होते बच्चों। तो हमें बच्चों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बच्चों बोला गया है, हमारा क्या बोला गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स सजेस्टेड बाय द पोस्टर। कहा गया बच्चों हमारे बॉडीज में टोटल कितनी कैलोरीज आती है जब हमें कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स दिन में हमें कितनी कैलोरीज देती है। तो बच्चों हमारा पैसेज स्टार्ट करने से पहले 50 to 60% हमने यहाँ देख लिया था। तो अगर हम जाएंगे और बी ऑप्शन देखेंगे, इसको हम बिल्कुल ठीक कर देंगे और हम मार्क्स ले लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। होल ग्रेन्स आर लिस्टेड एज अ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इमेज। बाय होल ग्रेन्स किस लिस्ट, मतलब जो लिस्ट किया गया है वो कौन सा सोर्स में आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इसमें बच्चों क्या होल व्हीट आते हैं, होल ग्रेन्स हमारे आ जाते हैं। तो अगर देखें हम तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी में क्या बोला गया है बच्चों, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि प्रोटीन की हमारी बात नहीं की गई है, फैट्स की बात नहीं की, शुगर की बात नहीं की, सिर्फ फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात की गई है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स में बच्चों अगर हम देखें तो भाई हमारी होल व्हीट आ जाती है, या होल व्हीट से बने हुए ब्रेड्स आ जाते हैं, जो ब्राउन ब्रेड्स आप कहते हो, वो सारे आ जाते हैं हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स में। अगला है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज बेनिफिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन दी पोस्टर। अब भाई बोला गया है कि हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूरे पैराग्राफ में या पूरे पोस्टर में बोला गया है। ठीक है, अब भाई पूरे इसमें बोला गया है तो भाई उसमें ना कुछ चीज़ें नहीं बोली है, जैसे कि हमारा वेट लॉस में काम आता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि भाई बिल्कुल ठीक बोला। ग्लिसमिक कंट्रोल में काम आता है, जो कि हमने सबसे ऊपर देखा था। अगर हम जाएं बच्चों पोस्टर में तो देखो ग्लिसमिक कंट्रोल में हमारे काम आता है, वेट लॉस में हमारे काम आता है। तो ये ऑप्शन तो हमारे ठीक है। हमें बोला गया कि उन दोनों में से क्या नहीं है। तो देखेंगे बच्चों, सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोला। प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट के बारे में बोला गया है। अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे तो प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट के बारे में बोला गया है। तो बच्चों अगर हम देखें तो इम्यून सिस्टम के सपोर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बोला गया। तो ऑप्शन सी होगा हमारा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन बी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब हम जाते हैं सीधे ही अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। जैसा कि लिखा हुआ है, विच वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इज सिनोनिम ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब भाई कॉम्प्लेक्स का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप में से काफी बच्चे ना वर्ड मीनिंग पे ध्यान नहीं देते हो। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने थे, हमने 4 क्वेश्चन ऊपर कर लिए हैं। फिर भी मैं इसका आंसर बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चों जो चीज सिंपल नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों इसका जो होगा इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब भी वो होता है जो चीज सिंपल नहीं होती, जटिल होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है वो चीज। ठीक है बच्चों, यहां से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। यहां से बच्चों मैंने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझा दिया है। यहां से भाई आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने सेक्शन बी पे, जो कि है हमारा राइटिंग स्किल, जो कि हमारे 12 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हम अगर अपना पहला क्वेश्चन देखें, क्या बोला है, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो दैट डेमोन्स्ट्रेट द प्रीफर्ड सब्जेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कूल इन दिल्ली, स्टूडेंट इन दिल्ली। कहा गया बच्चों हमें नीचे पाई चार्ट देखना है, जहां पे भाई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के बारे में बोला गया है दिल्ली में, कि भाई वो कौन सा सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120
वर्ड्स। हमें एक पैराग्राफ लिखना है बच्चों 100 to 120 वर्ड। तो बच्चों मैंने इस पे पैराग्राफ नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं कि आप किस तरीके से पैराग्राफ लिखोगे। तो बच्चों अगर आप देखो तो साइंस के 13 बच्चे हैं, मैथ का आप देखो तो 15 बच्चे हैं, सोशल स्टडीज का देखो तो 14 बच्चे हैं, और लैंग्वेज आर्ट्स का देखो तो 23 बच्चे हैं, और रीडिंग के लिए बच्चों आपके 35 बच्चे हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पाई चार्ट 35 स्टूडेंट ऑफ स्कूल या स्टूडेंट आर लाइक टू रीड। ठीक है, ये लिखेंगे और बोलेंगे, और हम सबको बोल देंगे एंड सम ऑफ देम लाइक साइंस विच इज 13 एंड मैनी स्टूडेंट लाइक लैंग्वेज आर्ट्स। इस तरीके से बच्चों आप लिख दोगे। ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये भाई बहुत आसान होते हैं। सिर्फ इसके अगर पॉइंट बनाओगे ना आप, अगर इसका एक पॉइंट बना दो, इसका एक पॉइंट बना दो, इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट, तो आपके भाई 60 लाइन पक्के हो जाएंगे और आपके 120 वर्ड्स हो जाएंगे। तो बच्चों ये तो ईजी था हमारा। ईजी और वीजी चीज हम देखते नहीं है, हम थोड़ी सी मुश्किल चीज पे आते हैं। क्या है बच्चों क्वेश्चन में, योर टीचर टोट यू द पोएम। भाई आपके जो टीचर है उन्होंने एक पोएम सुनाया, द लास्ट बार्गेन। अब भाई द लास्ट बार्गेन आपको पोएम सुनाया। अब ये पोएम भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में है, काफी अच्छी पोएम है ये, तो आपने पढ़ा होगा। यू फाउंड द पोएम इंटरेस्टिंग एंड अप्रिशिएट द लेसन इट गिव्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम। अब भाई आपको ना ये भाई बड़ा इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्टिंग पोएम लगता है काफ़ी, क्योंकि भाई आपको ना ये फ्रीडम के बारे में सिखाता है, आज़ादी के बारे में सिखाता है। राइट अ डायरी एंट्री। अब भाई हमें एक डायरी एंट्री लिखना है, जनरलाइजिंग योर व्यूज एंड फीलिंग्स ऑन द पोएम अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। वहाँ पे बच्चों आपको बताना है कि आपने क्या फील किया उस पोएम को पढ़ने के बाद, अब आपके व्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, बी पार्ट है हमारा, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि ये 6 मार्क्स के आपके बहुत इजी होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, डायरी एंट्री। आपको एक डेट डालना है, चाहे आपका एग्जाम का डेट हो वो डाल देना बच्चों, और डियर डायरी। सिर्फ बच्चों अगर ये लिख दोगे ना आप इतनी लाइन, तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि डियर डायरी लिखना है या डायरी एंट्री लिखना है, डेट डालना है, फिर डियर डायरी हमें यहाँ पे लिख देना है। अब हम बच्चों अपना स्टार्ट करते हैं डायरी एंट्री। लिखेंगे, टुडे इन क्लास वी स्टडीड द पोएम द लास्ट बार्गेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आज हमने कक्षा में क्या क्या पढ़ा, एक पोएम के बारे में पढ़ा जिसका नाम था लास्ट बार्गेन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। एंड आई मस्ट से कि भाई मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आई फाउंड इट ट्रूली इंस्पायरिंग। और भाई ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मैं भाई पक्का मानता हूँ कि ये इंस्पायरिंग है। The poem conveys such a powerful message about the importance of freedom and self-worth। अब भाई जो ये ना जो पोएम है वो भाई बहुत पावरफुल मैसेज कन्वे करता है, क्या किस चीज़ का, कि भाई फ्रीडम क्या है और भाई हमारी क्या कीमत है, भाई इंडिविजुअल जो हम है हमारी क्या महत्वता है, हमारी क्या कीमत है, उस पोएम में ये बताया गया है। द स्पीकर इन द पोएम रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ऑल काइंड्स ऑफ टेम्पटेशन। अब भाई जो स्पीकर जो होता है पोएम का, वो सारी भाई जो टेम्पटेशन जो अच्छी चीज़ें होती है ना, वो सबको रिफ्यूज कर देता है। वेदर इट्स द ऑफर ऑफ वेल्थ, पावर और इवन लव। भाई जबकि उसको पैसा दिया जाता है, पावर दिया जाता है और प्यार भी दिया जाता है उसको, फिर भी वो सबको नकार देता है। एज दे ऑल कम विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड, और वो सारे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। इन द एंड ही रियलाइजेस दैट ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस कैन ओनली बी फाउंड when we are free, unburdened by condition and expectation। और बच्चों कहा गया कि लास्ट में हम सब ने रियलाइज किया कि जो ट्रू हैप्पीनेस है ना, वो हमें किस चीज़ से मिलती है, शांत रहने से, पीस होने से, मतलब पीसफुली रहने से। और भाई उससे हम क्या हो सकते हैं कि हम फ्री हो सकते हैं, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा और किसी भी चीज़ का ना एक्सपेक्टेशन नहीं होगा और कंडीशन कोई भी नहीं होगी हमारे अंदर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमारे पोएम में बताता है। इस तरीके से हम लिखेंगे कि एग्जामिनर भाई खुश हो जाए कि भाई क्या लिखा है बच्चे ने। What struck me most was the idea that the last bargain is made with freedom itself। अब भाई मुझे किस चीज़ ने रोका बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे किस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो भाई मुझे मज़ा आया कि भाई जो आइडिया दिया उन्होंने लास्ट बार्गेन का, वो मुझे भाई अपने आप से लगता है कि एक आज़ादी के लिए बहुत बढ़िया आइडिया था। The poem beautifully illustrates how freedom, not material possession or power,
इज द अल्टीमेट ट्रेजर। और बताया गया बच्चों कि जो फ्रीडम है ना वो भाई कि ऐसी जो चीज़ है, ऐसा पावर है, ऐसा अल्टीमेट ट्रेजर है जो भाई हर एक आदमी ढूंढना चाहता है। इट मेड मी रिफ्लेक्ट ऑन माई ओन लाइफ, reminding me to value my freedom and pursue what truly brings happiness without being swayed by superficial desires। और बोला गया कि भाई ये चीज़ दिखाता है कि हमारी खुद की लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंस है और भाई हम अभी फ्रीडम है, हम अभी आज़ाद हैं। तो भाई वो हमें वैल्यू बताता है कि हम आज़ाद हैं तो हमारी क्या वैल्यू है। इससे भाई मैं रोज़ भाई खुश होता हूँ, बजाय कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, इन चीज़ों की मुझे नीड नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि मैंने वो लास्ट बार्गेन जो पोएम है उसको पढ़ा, काफ़ी मैंने इंस्पायरिंग चीज़ थी वो, और काफ़ी चीज़ें मैंने उससे सीखी कि भाई असली आज़ादी क्या थी। और अभी हमें लगता है कि ये आज़ादी नहीं है, लेकिन ये आज़ादी हमारी असली है कि हम मन चाहा कुछ भी कर सकते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव रीड दिस पोएम टुडे। और भाई मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जो मैंने आज ये पोएम पढ़ा। योर ट्रूली, आपका नाम लिख देना है, क्योंकि आप अपने लिए डायरी लिखोगे तो अपना ही नाम लिखोगे। इस तरीके से बच्चों हमारी डायरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से ये पूरा लिख देते हो तो आपके 4 मार्क्स ही बच्चों कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन है बच्चों, यू आर दीक्षा या दक्ष, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यू बिलीव दैट एनिमल्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब भाई आप अगर लड़की हो तो दीक्षा हो, और लड़के हो तो दक्ष हो। 8वीं कक्षा में पढ़ते हो, आपको लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। दे टू नीड लव एंड केयर, और उनको भी भाई केयर चाहिए, लव चाहिए, प्यार चाहिए। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स ऑन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ शोइंग लव एंड ऑन देम। कहा गया है बच्चों कि हमें एक पैराग्राफ लिखना है कि भाई हम अगर किसी एनिमल को प्यार करते हैं या उनकी केयर करते हैं, उनको उसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है जो कि हमारे 120 से 150 वर्ड में होगा। तो ठीक है बच्चों, हम लिखते हैं। ये 6 मार्क्स का होगा, तो बहुत ध्यान से आपको ये पैराग्राफ समझना है। सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। एनिमल्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। भाई जो एनिमल है ना वो हमारे दुनिया के बहुत एसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट हैं हमारी दुनिया के। एंड दे डिज़र्व आर लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। और भाई वो ना हमारा प्यार, हमारा ट्रस्ट और भाई रिस्पेक्ट को भी डिज़र्व करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस। जैसे भाई ह्यूमंस होते हैं, जो ह्यूमन बच्चे होते हैं, भाई उनको तो प्यार मिलता है ना काफ़ी, और भाई जो बड़े लोग होते हैं उनको भी प्यार मिलता है। लेकिन यार इन डॉग्स को प्यार नहीं मिलता, या जो एनिमल्स होते हैं ना इनको प्यार नहीं मिल पाता। एनिमल ऑल्सो है फीलिंग, भाई उनके पास भी फीलिंग होती है। एंड दे कैन एक्सपीरियंस पेन, फियर एंड जॉय। अब भाई वो भी दर्द को महसूस कर सकते हैं, डर को महसूस कर सकते हैं, और भाई जो जॉय, खुशी होती है ना उनको भी समझ सकते हैं। तो भाई एक तरीके से जो इंसान होता है, जैसे हम होते हैं, हम भी तो भाई समझते हैं कि भाई हमें भी दर्द होता है, हमें भी डर लगता है भूतों से। हमें भी खुशी मिलती है जब हमारे मॉम डैड कुछ लेके आते हैं हमारे खाने के लिए, हमारे लिए साइकिल लेके आते हैं या कुछ भी लेके आते हैं, तो हमें भी खुशी होती है बच्चों। तो इस तरीके से बताया कि भाई उस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उनको भी खुशी मिलती है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट एनिमल्स लिव इन सेफ। भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह हमारा कर्तव्य है कि भाई हम इंश्योर करें कि जो भाई एनिमल हमारे आसपास जो रह रहे हैं वो भाई सेफ हैं, हेल्दी हैं, एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट। और भाई एनवायरनमेंट में वो खुश हैं, उनको मज़ा आ रहा है बिल्कुल। वी मस्ट फीड देम प्रॉपरली। और भाई उनको हमें खाना खिलाना चाहिए कि भाई अगर वो भूखे हैं, वो भाई रात को कुत्ते ना रोते हैं, और जब कुत्ते रोते हैं तो पता है हमारे घर वाले क्या कहते हैं कि जरूर इसने भूत देख लिया है, भागो घर में भाग जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी कुत्ते भूत नहीं देखते, कभी कभी वो भूखे भी होते हैं, ज़्यादातर वो भूत देखते हैं तब रोते हैं। लेकिन भाई हमें वहाँ पे खाना खिला देना चाहिए। गिव देम अ क्लीन लिविंग स्पेस एंड टेक देम फ्रॉम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। और भाई उनके लिए भाई जो जगह वो रहते हैं ना, वो भाई वो जगह ना हमें साफ़ कर देना चाहिए, जिससे कि वो भी यार साफ़ जगह पे रह पाए। जैसे हम यार गंदगी में रह पाएंगे। अब मान लो जहाँ कूड़ेदान है, कूड़ेदान पे आप जाके रह लोगे, आप आधा घंटा नहीं बैठ सकते वहाँ पे। लेकिन जो डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो बेचारे वहीं पर रहते हैं। तो भाई वो जहाँ रहते हैं उनके लिए या तो स्पेस बनाओ, या उनके स्पेस को आप क्लीन कर दो, साफ़ कर दो। और भाई रोज़ उनके भाई एक हेल्थ चेकअप करवाओ कि इनको कोई बीमारी है कि नहीं। रोज़ नहीं तो महीने में एक बार जरूर इनके हेल्थ चेकअप कराने चाहिए। ये भाई सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। फर्दर मोर, शोइंग देम अफेक्शन एंड काइंडनेस हेल्प्स टू बिल्ड अ बॉन्ड ट्रस्ट बिटवीन अस एंड फ्यूरी फ्रेंड्स। कहा गया है बच्चों कि अगर हम उनको ना अफेक्शन दिखाए कि भाई हम उनके लिए कुछ सोचते हैं,
दयालुता दिखाएं, हम जैसे काइंडनेस दिखाएं कि हम दयालु हैं, तो भाई वो ना एक बॉन्ड बनाता है ट्रस्ट का। किसमें बच्चों? हम में और उनमें, एनिमल्स में एक बहुत प्यारा बॉन्ड बनाता है। और जो एनिमल्स होते हैं ना वो बहुत सच्चे यार होते हैं यार, बहुत सच्चे दोस्त होते हैं। एक बार आपकी दोस्ती हो गई ना तो आपके लिए वो जान दे देते हैं कुत्ते। वेदर इट इज पेट्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स और स्टे एनिमल्स, भाई जरूरी नहीं कि वो कुत्ता ही हो, बिल्ली ही हो या और कोई एनिमल हो, भाई हमें सबको, दे ऑल नीड अटेंशन, हमें सबको भाई अटेंशन देना है। ठीक है, हमारे इधर तो भाई कुत्ता अगर बैठा हुआ है, अगर उसने बिल्ली देख ली तो भाई मरा हुआ कुत्ता भी ना तेजी से भागता है कि इस बिल्ली को तो मार ही दूंगा आज। लेकिन भाई वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए। बाई टेकिंग केयर ऑफ देम वी नॉट ओनली मेक देयर लिव्स बेटर बट ऑल्सो टीच अदर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन। भाई उनकी जो हिफाजत हम करेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो भाई वो उनकी लाइफ को ही बेटर नहीं बनाएगा, लेकिन जो आसपास के लोग होंगे ना वो भी मतलब सीखेंगे इससे कि भाई किस तरीके से हम एनिमल्स को बचा रहे हैं, कि भाई उनके अंदर भी कुछ मोटिवेशन है एनिमल्स को बचाने की। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद अनकंडीशनल लव एंड कंपेनियनशिप। अब कहा गया है बच्चों, जो एनिमल होता है ना, जब वो आपसे प्यार करने लगता है तो भाई ऐसा प्यार करता है ना भाई जो कोई भी मतलब कर ना सके, वो अनकंडीशनल लव करता है आपके लिए ना, कुछ भी कर सकता है वो डॉग आपके लिए। और भाई वो एक तरीके से आपका कंपेनियन, आपका दोस्त, आपका साथी बन जाता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रेसिप्रोकेट बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर वेल बीइंग। आफ्टर ऑल दे आर आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद लव एंड रिस्पेक्ट। अब भाई लास्ट में मैं इतना कहूँगा कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो भाई हमारे दोस्त हैं, तो भाई उनको भी लव और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। इस तरीके से बच्चों हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये पैराग्राफ बच्चों अगर आप अच्छे से कर देते हो तो आपके 6 मार्क्स पक्के हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ बच्चों आपके 4 मार्क्स तो इसमें आने ही चाहिए। ठीक है, अब बच्चों ना आपको, अगर आपको आता नहीं फिर भी कुछ ना कुछ आप लिख देना, आपको 2 से 3 नंबर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, 8th क्लास में हो, आपको सिर्फ लिखने के नंबर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन सी पे, जो कि है बच्चों ग्रामर, जो कि 14 नंबर का है। तो चलो बच्चों इसको शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द चॉइसेस गिवन ईच सेंटेंस। कहा गया बच्चों कि भाई हमें फिल इन द ब्लैंक करना है एक वर्ब को डाल के या फिर हेल्पिंग वर्ब को डाल के, जो भी बहुत सुटेबल होने वाला है। तो देखेंगे बच्चों कि रीता डैश बिन वेटिंग फॉर द बस फॉर लास्ट 1 आवर। तो भाई जो रीता है वो भाई लास्ट 1 घंटे से वेट कर रही है। किसका बच्चों? बस का वेट कर रही है। मतलब भाई रीता को बैठे बैठे भाई कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। ठीक है, तो बच्चों अगर आप देखो तो यहाँ पे बीन आया है। बीन अगर आप देखो तो ये कहाँ आता है, तो आपको याद आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जाए तो यार वहाँ पे आता है ये चीज़, हैज़ बीन। अगर यहाँ पे रीता की जगह, यहाँ पर रीता है ना बच्चों, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर मतलब रीता एक है। ठीक है, अगर रीता की जगह रीता काफ़ी सारे होते हैं या रीता के फ्रेंड्स होते हैं तो बच्चों वहाँ पे आता हैव। लेकिन यहाँ पे रीता एक सिंगुलर नाउन है, अगर प्लूरल होता कोई यहाँ पे तो यहाँ पे हैव आता। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों रीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर लास्ट 1 आवर। ठीक है, ये बच्चों क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट लिखा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता होगा इसका रूल आपको कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद फॉर, उसके बाद जो भी आपकी टाइमिंग होगी वो हो जाएगा। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन आ जाता है, तो यहाँ बच्चों हमारा क्या आएगा? हैज। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों ये सिंगुलर नाउन है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब अगला देखते हैं बच्चों, माधव एंड शिखर आर देयर होमवर्क। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जो माधव एंड शिखर है वो क्या कर रहे होंगे? अपना होमवर्क कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो भाई कर रहे हैं। ठीक है, माधव एंड शिखर आर डैश देयर होमवर्क, यानी माधव एंड शिखर आर डूइंग देयर होमवर्क, क्योंकि वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। भाई कर रहे हैं, जहां भी रहे हैं आ जाएगा हमारा, वहां बच्चों आपका आईएनजी लग जाता है। ये आपका क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो याद आएगा माधव एंड शिखर डूइंग देयर होमवर्क। अब बच्चों यहाँ पे डन आता, मतलब इसका क्या होता है कि माधव एंड शिखर काम कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना आर भी नहीं आता, तो यहाँ आता क्या? माधव एंड शिखर डन देयर होमवर्क।
ठीक है, यहाँ पे आर नहीं आता, डू नहीं आता है बच्चों, क्योंकि आर डू कभी नहीं आ सकता। डिड आता है हमारा पास्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस हमारा नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला है बच्चों, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स होमवर्क एवरी थर्सडे। भाई हर थर्सडे को टीचर चेक करता है, क्या करता है बच्चों, होमवर्क करता है। भाई करता है, जहां बोल दिया मैंने, ता ती ते जितने वर्ड आते हैं आपके, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी प्रेजेंट टेंस होता है। तो भाई टीचर चेकिंग का मतलब होता है कि कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे फिट होगा कि भाई टीचर हर थर्सडे को पेपर चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना कि हर थर्सडे को पेपर चेक करते हैं, यही होगा। अब भाई चेक क्यों नहीं आएगा बच्चों, चेक्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चेक का मतलब होगा द टीचर चेक द स्टूडेंट, मतलब वो कर चुका है। यहाँ पे अगर एवरी थर्सडे नहीं होता ना, लिखा होता द टीचर चेक द स्टूडेंट्स होमवर्क थर्सडे, तो भाई थर्सडे होता है यानी लास्ट थर्सडे को वो चेक हो चुका है, तो यहाँ पे चेक आ जाता, क्योंकि ये काम पूरा हो चुका है। जब भी काम पूरा हो चुका होता है तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन बच्चों यहाँ तो भाई हर थर्सडे को वो चेक करता है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों, क्योंकि टीचर हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे हमारा जाएगा चेक्स। द टीचर चेक्स द स्टूडेंट होमवर्क एवरी थर्सडे। बच्चों यहाँ पे अगर टीचर्स आता, द टीचर्स, अगर भाई यहाँ पे टीचर आ जाता है यानी काफी टीचरों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा आता है चेक, क्योंकि बच्चों ये हमारा बन जाता है प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन में हमारा ई और एस नहीं लगता। ठीक है बच्चों, अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो यह वर्ब के आगे हमारा ई या ई एस लग जाता है, लेकिन आपका प्लूरल नाउन है तो बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता, यहाँ जो वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निधि फिनिश हर असाइनमेंट बाय टुडे। भाई निधि आज अपना असाइनमेंट पूरा कर लेगी, इवन मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो बच्चों जब भी फ्यूचर की बात होती है तो वहां पे आपको पता है ना, विल आता है, तो निधि विल फिनिश हर असाइनमेंट बाय टुडे, वो भाई आज अपना असाइनमेंट पूरा कर लेगी। ठीक है बच्चों, वॉज हमारा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वॉज हमारा पास्ट का बात हो जाता है, और हैज हमारा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये हमारा प्रेजेंट की बात करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चों हमारा क्या फ्यूचर की बात हो रही है, विल भी हमारा नहीं आएगा। ठीक है, वो रिपोर्टेड स्पीच में आता है। ठीक है, तो हमारा ये विल आ जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, आई डैश फॉर अ मूवी लास्ट वीक। मैं भाई लास्ट वीक मूवी देखने गया था। क्या बोला बच्चों, था। अब मैंने क्या बोला, जब भी था यानी किस चीज की बात हो रही है बच्चों, पास्ट की बात हो रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो भाई वो गया था यानी भाई जाने का क्या होता है, गो। अब भाई इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बच्चों गोन। लेकिन बच्चों हमें पता है कि यहाँ पे आएगा क्या, सेकेंड फॉर्म। तो भाई गो फर्स्ट फॉर्म है, हटाओ यार, ये गोन हमारा थर्ड फॉर्म है, हटाओ। और विल गो क्या भाई पास्ट की बात होगी तो क्या फ्यूचर में जाएगा वो, तो ये भी हटाओ। तो बच्चों सेकेंड फॉर्म हमारा वेंट, तो भाई वेंट हमारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर सारा कंप्लीट हो गया ग्रामर के 5वें क्वेश्चन का आंसर। अब हम आते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन पे, जो कि क्या है बच्चों, आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन विद ईच सेंटेंस। अब भाई हमें ना फिलिंग द ब्लैंक्स किससे करना है बच्चों, प्रीपोजिशन से। ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है भाई, लिखते हैं बच्चों, स्वाति अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट एट 2 PM। भाई जो स्वाति है एयरपोर्ट पे पहुंच गई। ठीक है, एयरपोर्ट पे पहुंच गई, इसका मतलब आएगा स्वाति अराइव्ड एट एयरपोर्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एयरपोर्ट, क्योंकि भाई वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई। इन नहीं आएगा क्योंकि भाई एयरपोर्ट के अंदर थोड़ी पहुंची है, वो एयरपोर्ट पे पहुंची है ना। ठीक है, इन नहीं आएगा। ओवर का मतलब भाई उसके ऊपर पहुंची, तो उसके ऊपर तो नहीं पहुंची। ऑन का मतलब ये होता है बच्चों एक तरीके से उसके ऊपर, तो ये भी नहीं होगा, तो एट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, रमेश वॉक्ड डैश द पार्क ऑन हिज वे टू ऑफिस। भाई जब रमेश ना ऑफिस जा रहा था तो यह पार्क में बैठ गया। कहाँ बैठ गया, पार्क में बैठ गया। ठीक है, जहां भी बच्चों आए तो द रमेश वॉक्ड इन द पार्क ऑन हिज वे टू ऑफिस। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इन आ जाएगा अपना। ठीक है, रमेश वॉक्ड इन द पार्क ऑन हिज वे टू ऑफिस। ठीक है भाई, रमेश पार्क में घूमा
भाई वो ऑफिस जाते वक्त। अगला देखेंगे बच्चों, द डॉग इज हाइडिंग डैश ऑन द टेबल। भाई ये जो डॉग है ना वो भाई टेबल के नीचे छुप रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा टेबल के नीचे छुपता है, तो भाई टेबल के नीचे के लिए आपको पता है ना अंडर शब्द आ जाएगा आपका, ठीक है। अंडर का मतलब ही नीचे होता है, ऑन नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर नहीं बैठा। बिटवीन का मतलब दो टेबल आ जाएंगे, दो टेबल का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ। इनका मतलब टेबल के अंदर कैसे कोई जा सकता है, तो अंडर जा सकता है, ठीक है। अंदर अंडर क्या भाई सेम लगता है, ठीक है। यहाँ पे अंडर बच्चों आ जाएगा। अगला बच्चों, इनका ना आप हिंदी करने की कोशिश करना। अगर आप हिंदी करने की कोशिश करोगे ना तो आपका हो जाएगा। माई ग्रैंडफादर हैज बीन लिविंग डैश न्यूजीलैंड फॉर 2 years। भाई जो मेरे ग्रैंडफादर है ना वो न्यूजीलैंड में 2 साल से रह रहे हैं। कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। जहां भी में शब्द आए बच्चों या अंदर शब्द आए तो आप समझ जाना, आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, इन लगाना है, ठीक है। तो लिखेंगे माई ग्रैंडफादर हैज बीन लिविंग इन न्यूजीलैंड फॉर 2 years, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एयरप्लेन फ्लू डैश ओवरहेड्स। भाई हमारे सर के ऊपर से एरोप्लेन जाता है, तो भाई अंडर के लिए तो नीचे होता है, ऑन का मतलब तो हो नहीं सकता, बिटवीन यानी दो, यानी हमारा ओवर आएगा। द एयरप्लेन फ्लू ओवर आवर हेड्स, ठीक है, हमारे सर के ऊपर घूमता है। इस तरीके से बच्चों हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कंजंक्शन। भाई हमें कंजंक्शन करना है जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन ही करने हैं। तो लिखेंगे बच्चों, देखेंगे सुमित विल कॉल यू डैश ही अराइव्स एट द ऑफिस। भाई सुमित तुम्हें कॉल कर देगा जब वो ऑफिस पहुंच जाएगा। जब आ जाए बच्चों आपका, जब आ जाए या आपका कब आ जाए, तो बच्चों आपका पता है ना यहाँ पे क्या आएगा, जब कब आ जाए तो आपका आ जाएगा व्हेन। सुमित विल कॉल यू व्हेन ही अराइव्स एट द ऑफिस। ओके बच्चों, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्या है। अगर हम क्वेश्चन देखें बच्चों तो इसमें बोला गया है वी नीड टू हरी अप डैश वी विल मिस द ट्रेन। अब बच्चों यहाँ पे देखो आपको लगेगा ना बिकॉज आएगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों आएगा अपना और, क्योंकि भाई यहाँ पे ना एक कंडीशन दी गई है कि वो भाई लेट हो रहा है, ठीक है। तो लिखा यहाँ बोला जाएगा कि भाई हमें जल्दी करना होगा वरना हम मिस कर देंगे, इसलिए बच्चों यहाँ पे और आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवीना डिडंट अटेंड द ऑफिस डैश शी वॉज नॉट फीलिंग वेल टूडे। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज, क्योंकि भाई वो अच्छे से फील नहीं कर रही है। तो लिखेंगे रवीना डिडंट अटेंड द ऑफिस। रवीना भाई ऑफिस नहीं अटेंड कर सकती क्योंकि वो भाई आज अच्छा फील नहीं कर रही। तो यहाँ भाई बच्चों आपको क्या दिखा रहा है कि वो किसी चीज से ग्रसित है, तो यहाँ बिकॉज हमारा आ जाएगा। अगला है बच्चों यू आर स्मार्ट डैश हार्ड वर्किंग गर्ल। बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। भाई तुम स्मार्ट हो और हार्ड वर्किंग गर्ल हो। इस तरीके बच्चों हमारा जो एंड ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ना हमारा एरर दे रखा है और उसके हमें आंसर लिखने हैं। आंसर भी लिखे हुए मैंने, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से है। लूकस गो टू स्कूल एवरी डे ऑफ द वीक। भाई देखो लूकस गो, अब लूकस भाई एक ना सिंगुलर नाउन है। आपको मैंने बताया कि जब भी सिंगुलर नाउन आता है ना तो भाई एस या ई एस लगता है। भाई ई एस जब लगता है जब यहाँ पे वोवल्स हो, यहाँ पे गो है तो यहाँ पे गोज आ जाएगा। तो लूकस गोज टू स्कूल एवरी डे ऑफ द वीक, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं। ही हैज मोर सब्जेक्ट टू स्टडी ईच डे एट स्कूल। भाई देखो ही हैज मोर सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होता, ही हैज मैनी सब्जेक्ट्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा मैनी सब्जेक्ट। इंग्लिश, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री। बच्चों अगर यहाँ पे और लिख देंगे ना तो पता क्या होगा, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स या हिस्ट्री, या तो नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एंड, ठीक है, क्योंकि इन सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। His mother packs a big backpack full to books। भाई फुल टू बुक्स नहीं होगा, क्योंकि भाई उसकी मम्मी ने जो बैग भरा है वो फुल ऑफ बुक्स से भरा है, मतलब बुक होगा वो फुल ऑफ आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ऑफ आ जाएगा, क्योंकि भाई वो बुक से उसकी मदर ने भर दिया है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आएगा, फुल ऑफ बुक्स। हर फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश। देखो यहाँ बच्चों यहाँ क्या बोला गया कि हर फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश। अब भाई उसकी जो फर्स्ट क्लास है ना वो इंग्लिश है। एंड ही लाइक्स दैट टीचर
वेरी मच, और वो भाई टीचर को पसंद करता है बहुत ज़्यादा। तो बच्चों यहाँ पे ना हर की जगह हिज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ना लड़के की बात की गई है, यहाँ पे ही बोला गया है। अगर बच्चों यहाँ हर है और यहाँ ही है तो भाई एक तरीके से अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ना ही भी लिख सकते हैं कि भाई ही गलत है, ही की जगह यहाँ पे शी आ जाएगा। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं हर फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश, हर फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश एंड शी लाइक्स दैट टीचर वेरी मच। वो भाई टीचर को बहुत पसंद करती है। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पे हम अगर बॉय के पर्सपेक्टिव से करें तो यहाँ पे हिज आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन सी पे, जो कि हमारा है लिटरेचर पार्ट, जो कि 18 नंबर का होने वाला है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, डिट्टो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन 100% है कि आपके एग्जाम में आएगा इसका। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है और भाई बिल्कुल भी कुर्सी की पेटी आपको नहीं बांधनी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। रीड द लाइन्स गिवन बिलो फ्रॉम द पोएम द ज्योग्राफी लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन। भाई एक पोएम है आपका द ज्योग्राफी लेसन, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। भाई एक तो पोएम दिया गया है आपको छोटा सा, उसको पढ़ के हमें क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो भाई देखते हैं पोएम क्या है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, भाई जब जेट 10,000 फीट पे पहुंच जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। अब बोला गया भाई ये हमें साफ दिखता है जो सिटीज है, सिटीज में जो रिवर्स होते हैं किस तरीके से यहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा ये पोएम कंप्लीट हो जाता है। अब इसके हम क्वेश्चन देखिए तो क्या होगा बच्चों। What was clear when the jet reached 10,000 फीट। भाई जब 10,000 फीट पे जेट पहुंच गया तो क्या क्लियर था, तो देखेंगे द साइज ऑफ द सिटीज, द रीजन फॉर द सिटीज नियर रिवर्स, द हाइट ऑफ द माउंटेन्स, द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो ना बच्चों इसने ये देखा, हाइट भी देखा ने माउंटेन्स का, साइज ऑफ सिटीज भी नहीं देखा। भाई द रीजन फॉर द सिटी यह लिखा हुआ है ना, हेड सीवर वेयर द रिवर्स रैन। ठीक है बच्चों, हमारा बी ऑप्शन कम ठीक हो जाएगा। अगला है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द स्टेंजा लैंड एंड वाटर डिड नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल अट्रैक्टिंग पीपल टू सर्टेन लोकेशन। अब भाई स्टेंजा के अकॉर्डिंग हम देखें तो लैंड और वाटर है ना भाई हर जगह ना सिग्निफिकेंट रोल नहीं अदा करता, जैसा कि भाई लोकेशन के बारे में हमें बोला गया। तो भाई ये ट्रू है या फॉल्स, तो बच्चों भाई ये टोटली फॉल्स है बच्चों, क्योंकि भाई उसमें तो साफ कहा गया है कि भाई वो भाई यहाँ पे आप देखो तो बोला गया है ना कि भाई लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। ठीक है, यहाँ तो बोला गया कि भाई मैन को अट्रैक्ट करता है, तो लिखेंगे द स्टेंजा क्लियरली स्टेट दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड पीपल सजेस्टिंग द सिग्निफिकेंट रोल इन सेटलमेंट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। आपको 2 ही ऑप्शन करने थे, अब मैं आपको बताता हूँ। अगला ऑप्शन है बच्चों देखो, लैंड एंड वाटर वाज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच देन 10,000 फीट। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ डिड द स्पीकर डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन। ठीक है बच्चों, क्या बोला ज्योग्राफी और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब दिखाता है, डिस्क्राइब क्या करता है, क्या कनेक्शन डिस्क्राइब करता है। तो जैसा कि उसमें लिखा हुआ था जो मैंने आपको पढ़ाया, जो सेकंड लास्ट लाइन था एज क्लियरली डिलिनेटेड। ठीक है, ये लिखा हुआ है वॉज क्लियरली डेलिनेटेड। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों हमारा 10th क्वेश्चन, उसमें हमारा डिबेट है तो उसको पढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन दिस इज जोडीज फोन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जोडी सेड, जोडी कहता है हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा फील कर रहे हो। पापा कहते हैं, उसको फादर कहते हैं जस्ट फाइन सन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर बट नोज इट विद अ क्लोज शेप। आई एग्री, पेनी कहता है हाँ मैं एग्री करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड ऑन एंड डिड वाज नीड व्हाट वाज नीडेड। कि भाई मैं तुम पे प्राउड गर्व करता हूँ कि जो तुमने अपने भाई माइंड में रखा हुआ है उस चीज़ की ज़रूरत थी। पा, यस सन, सही कह रहे हो। पा फिर कहते हैं डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फोन, भाई तुमने डो और फोन जो हिरन और हिरन को बच्चे को तुमने पकड़ लिया। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं मतलब भूल नहीं सकता। द पुअर डो सेव्ड मी दैट्स अ सर्टेन, और जो भाई जो ये हिरन होता है वो मुझे भाई बेचारा हिरन मुझे बचाता है। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, और जो फोन है ना भाई वो वहाँ पे होगा
और भाई वो बिल्कुल भूखा होगा, डरा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, इसके बेस पर अगर हम क्वेश्चंस देखें तो क्या होगा, व्हाट डज पेनी एक्सप्रेस प्राइड इन जोडी फॉर। भाई जो पेनी है वो क्या एक्सप्रेस करता है, भाई क्यों गर्व होता है उसको जोडी पे। तो भाई कीपिंग हिज हेड एंड डूइंग व्हाट वाज नीडेड। ठीक है, अगर आप मैं बताऊं इसको आप कहाँ ढूंढ सकते हो, तो बच्चों हम यहाँ ढूंढेंगे कि ही केप्ट ही द वे यू केप्ट द हेड एंड डिड एंड डिड वाज नीडेड, व्हाट वाज नीडेड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे। अब आगे है, जोडी एक्सप्रेसेस कंसर्न दैट द डो माइट स्टिल बी आउट देयर। भाई जोडी कहता है कि यार वो जो हिरन है वो जरूर वहां पे होगा, जंगल में होगा। हंग्री एंड स्केयर्ड, ट्रू। हाँ भाई, ये लास्ट लाइन में बोला गया कि हाँ वो होगा और वो भूखा और डरा हुआ होगा, तो ट्रू लिखेंगे हम, लास्ट लाइन में ये बोला गया है। जोडी आस्क्ड हिज फादर इफ ही रिकलेक्टेड डैश एंड फोन। तो बच्चों डो को और फोन को, ठीक है ठीक है। अगर ये हम देख के बच्चों यहाँ लिखेंगे पा डू यू रिकलेक्ट डो एंड फोन, तो यही बच्चों हमारा बोला गया है। इस तरीके से बच्चों हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी तक आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा हो तो इसको वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप पैराग्राफ से ये आंसर ढूंढ सकते हो। जो आपको दे रखा होगा पोएम या फिर पैसेज, उससे ही आप कैसे आंसर ढूंढ सकते हो, मैं आपको वो बता रहा हूं। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, हमारे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों ये चीज, तो भाई अपनी कमर की पेटी बांध लो और देखो बहुत ध्यान से। लिखेंगे व्हाट मेड द स्पीकर इन द पोएम द लास्ट बार्गेन टर्न डाउन द ओल्ड मैन्स ऑफर। कहा गया बच्चों कि स्पीकर ने, जो लास्ट बार्गेन का जो पोएम का स्पीकर होता है, वो भाई मैन का ऑफर क्यों रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि भाई मुझे आपका ऑफर नहीं चाहिए। भाई ऑफर में क्या बोलता है वो कि मैं तुम्हें वेल्थ दूंगा, पावर दूंगा, हर एक चीज दूंगा, और भाई ऑफर देता है, लेकिन स्पीकर उसको मना कर देता है। तो भाई क्यों, मतलब कैसे मना करता है, उसको क्या चीज ऐसा बनाती है मना करने पे। तो हम लिखेंगे बच्चों द स्पीकर इन द लास्ट बार्गेन टर्न डाउन द ओल्ड मैन्स ऑफर बिकॉज द ओल्ड मैन ऑफर्ड पावर एंड वेल्थ which the speaker realized were not satisfying or fulfilling। क्योंकि बच्चों जो वो होता है, ओल्ड मैन होता है, वो क्या ऑफर करता है कि मैं तुम्हें पावर दूंगा, पैसा दूंगा, लेकिन जो स्पीकर है उसको क्या लगता है कि यार ये मेरे भाई मेरे जो जितनी भी मेरी चीज़ें हैं वो भाई मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, और मेरी भाई किसी भी चीज़ को ये फुलफिल नहीं कर सकता, किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता, मैं कुछ और चाहता हूँ। द स्पीकर डिजायर समथिंग डीपर। स्पीकर ना भाई वो बहुत डीपर कुछ चाहता है, लाइक फ्रीडम हैप्पीनेस विच ही डिड नॉट फाइंड इन द ओल्ड मैन्स बार्गन। क्यों भाई, वो बंदा चाहता है क्या, फ्रीडम, कि भाई मुझे आज़ादी मिल जाए, मुझे हैप्पीनेस मिल जाए, ट्रू हैप्पीनेस मुझे आज तक नहीं मिली, तो मुझे हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मिलते हैं जो ओल्ड मैन्स कभी बार्गेन नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डू यू थिंक इट इज़ राइट टू किल एन एनिमल टू सेव अ ह्यूमन लाइफ। भाई आप सोचते हो कि भाई ये जरूरी है कि भाई किसी एनिमल को मार दो किसी ह्यूमन के लाइफ के लिए, किसी ह्यूमन को बचाने के लिए। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू दिस जोडीज फोन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब भाई हमें ना एक्सप्लेन करना है किससे, भाई दिस इज जोडीज फोन, कि भाई ये हमारा जो हिरन है वो किसका है, जोडी का है, इसके बेस पे हमें बताना है। तो चलो बताते हैं। तो बच्चों आंसर देखेंगे इसका, इन दिस जोडीज फोन जोडी इज रिलेक्टेंट टू किल द फोन इवन फॉर द सेक ऑफ सेविंग हिज फादर लाइफ। भाई जो चैप्टर पढ़ा हमने दिस इज जोडीज फोन, इसमें जो भाई जोडी होता है ना वो बहुत ना हेजिटेट करता है भाई कि मैं मारूं इस हिरन को, मारूं कि नहीं मारूं, क्योंकि भाई जो उसकी फादर की लाइफ है ना उसी पे निर्भर होती है, लेकिन वो बहुत डरता है और बहुत सोचता है। इट सजेस्ट दैट जोडीज कंपैशन फॉर एनिमल्स आउटवेज द नीड टू हार्म वन टू सेव अनदर। भाई ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि जो जोडीज कंपैशन होता है ना, कि भाई किसी एनिमल को हार्म करना हमारे लिए वो यार गलत चीज़ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। दिस इंडिकेट्स दैट एवरी लाइफ ह्यूमन और एनिमल इट्स वैल्यूएबल। भाई ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि सारी लाइफ, चाहे वो ह्यूमन की हो या फिर एनिमल की हो, सारे ही हमारे लिए वैल्यूएबल है। बट डिफिकल्ट डिसीजंस माइट बी मेड अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस। लेकिन भाई कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं ना जो भाई हमें करने पड़ते हैं
चाहे कितनी भी भाई एक्सट्रीम सर्कमस्टांस हो। क्योंकि भाई अगर मान लो उसके फादर क्या क्या बोला जाए कि 2 घंटे में तुम्हारे पापा मर जाएंगे, तुम्हें उस फोन को मार के उसका ये चीज ला के देना है, तो भाई ये भाई एक्सट्रीम सर्कमस्टांस है, यहाँ उसको मारना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये चीज ना है तब तक यार हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर एक है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, विद द रेफरेंस टू द पोएम द ज्योग्राफी लेसन एक्सप्लेन हाउ द पोएट जुल्फिकार गोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेनेट अर्थ एंड ह्यूमन लाइफ। कहा गया बच्चों, हमें एक पोएम का रेफरेंस दिया गया द ज्योग्राफी लेसन का, उसमें हमें बता रहे हैं कि जो पोएट है वो भाई अर्थ को और ह्यूमन को कैसे समझता है और किस तरीके से अलग अलग तरीके से देखता है, डिफरेंट हाइट से देखता है। तो लिखेंगे इन ज्योग्राफी लेसन एज द पोएट ऑब्जर्व्स द वर्ल्ड फ्रॉम हाइट ऑफ द जेट he realizes that the borders, cities and humans conflicts on the earth seem insignificant, meaningless। कहा गया बच्चों कि अगर हम ऊपर से देखते हैं वर्ल्ड को तो वो रियलाइज करता है कि जो बॉर्डर्स बने हुए हैं, सिटीज बने हुए हैं, ह्यूमन लड़ते हैं एक दूसरे से, वो यार इनसिग्निफिकेंट है और मीनिंगलेस है। यार ऐसा तो ऊपर कुछ भी नहीं है। He begins to see Earth as a vast interconnected space where human life is just a small part of larger planet। अब भाई बोला गया कि भाई उसने जो अर्थ को ना देखा कि यार ये तो भाई हर एक चीज़ कनेक्टेड है, ये चीज़ें जो हमने सिटीज़ बनाई, बॉर्डर्स बनाए, और भाई जो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, ये तो हमारी बनाई हुई चीज़ है। अर्थ ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तो ह्यूमंस दिख भी नहीं रहे, खाली मुझे अर्थ के ही सारे लैंड दिख रहे हैं। इस तरीके से बताया। इन द लेसन दिस इज जॉर्डिस फोन हु सेज नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री एंड वाई। भाई जो लेसन हमने पढ़ा था जॉर्डिस फॉर्म, उसमें भाई एक बंदे ने बोला कि भाई कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, ठीक है। तो ये क्यों बोला भाई उसने, किसने बोला और क्यों बोला? तो लिखेंगे इन द जॉर्डिस फोन पैनी जॉर्डिस फादर सेज। जो पैनी होता है जॉर्डिस फादर वो कहते हैं नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम क्वाइट फ्री। भाई कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। He says this to explain that everything comes with a price। भाई वो कहते हैं इसलिए क्योंकि भाई हर एक चीज़ का ना भाई एक वैल्यू होता है, हर एक चीज़ की एक कीमत होती है। Even though Jody saved the phone, Penny teaches him that every decision has its consequences and responsibility। लेकिन इसके बावजूद जोडी होता है ना, वो भाई हिरन के बच्चों को बचाता है। तो भाई वहाँ उसके फादर सिखाते हैं कि जो हर डिसीजन होते हैं ना, जो हमें बनाने होते हैं, वो भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, हमारे कंसिक्वेंसेस को दिखाता है कि भाई उसको करने के बाद हम कैसा फील करेंगे, हम कैसे हो जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, एनालाइज द रोल ऑफ द चाइल्ड इन द पोएम द लास्ट बार्गेन। भाई हमें बताना है रोल ऑफ चाइल्ड, बच्चे का एक रोल बताना है लास्ट बार्गेन के पोएम के हिसाब से। हाउ डज हिज ऑफर डिफर फ्रॉम द रेस्ट एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। अब भाई इस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। बच्चों आपको ना 2 पोएम अच्छे से पढ़ना है, एक द लास्ट बार्गेन और दिस इज जॉर्डिस फोन और द ज्योग्राफी लेसन। ये 3 आप अच्छे से पढ़ लेना, इसी के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखेंगे बच्चों, इन द लास्ट बार्गेन द चाइल्ड ऑफर्स द स्पीकर समथिंग प्योर एंड सिंपल। भाई लास्ट बार्गेन में जो चाइल्ड होता है ना, स्पीकर को कुछ ऑफर करता है जो भाई बहुत साधारण और बहुत प्योर होता है। द ऑफर ऑफ जॉय विदाउट कंडीशन, खुशी का भाई खुशी ऑफर करता है, उसकी भी कोई कंडीशन नहीं होती। Unlike the materialistic of power driven offers of others, जहाँ काफ़ी लोग होते हैं भाई वो materialistic चीज़ देते हैं, सोना चांदी पैसा वेल्थ पावर, लेकिन ये भाई बिल्कुल वो नहीं देता और कंडीशन भी कुछ नहीं होता है इसका। द चाइल्ड्स ऑफर रिप्रेजेंट इनोसेंस। भाई जो चाइल्ड का ऑफर होता है ना, वो किस चीज़ को दिखाता है? इनोसेंस को, ऑनेस्टी को, एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ लव एंड हैप्पीनेस ओवर वर्ल्डली थिंग। और भाई वो क्या दिखाता है? वैल्यू ऑफ लव और हैप्पीनेस को। इट शोज दैट बेस्ट बार्गेन्स आर दोज बेस्ट सेल्फनेस कंडीशनल इमोशन। भाई वो शो करता है क्या कि जो बेस्ट बार्गेन होता है वो क्या होता है भाई? वो सेल्फनेस होता है, सेल्फलेस होता है, जो भाई बिल्कुल भी किसी से घृणा नहीं करता। ये थी हमारी पूरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई क्या बोला था मैंने, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर बाय चांस बच्चों आपके दिमाग में कोई डाउट है तो डाउट को कमेंट में लिख देना, मैं आपको डाउट क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको मैं डाउट क्लियर करवाऊंगा। और अभी तक अपने दोस्तों को वीडियो शेयर नहीं किया तो वीडियो को बच्चों शेयर कर दो, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपके दोस्त के भी तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए। चलो यहां से बच्चों मैं आपसे विदा लेता हूं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना।